काइंड ऑफ कंप्रेशन। कोई भी दबाव पड़ने से क्या होता है, मिड लाइन यदि शिफ्ट हो जाती है तो दैट मींस देयर इज ए क्रिटिकल केस। अब यहाँ पर चाहे वो ब्रेन ट्यूमर के कारण हुई हो, चाहे वो सेरेब्रल हेमरेज के कारण हुई हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोमा के कारण हुई हो, ब्रेन टीबी के कारण हुई हो, व्हाटएवर, तो मिड लाइन शिफ्ट होना मतलब क्रूशियल हो जाता है। और यहाँ पर ऑपरेशन करने से, क्रेनियोटॉमी करने से बचते हैं। और पेशेंट कोमाटोज है तो और बचते हैं कि भैया शायद ही फायदा हो, लेकिन आप बोलो तो कर देंगे। अब पेशेंट क्या ही करेगा, तो ऑपरेशन के रिलेटिव क्या ही करेंगे, बोलेंगे भैया जो करना है कर लो, ठीक है, वो वाली स्थिति होती है। लेकिन ये केस को ऑपरेट नहीं किया गया। नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस, दिस वन स्मॉल बी कुछ है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, सब अरेक्नॉइड एंड इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज। तो 3 जगह पर यहाँ पर हमें हेमरेज दिख रहा है, सब अरेक्नॉइड, इंटरवेंट्रिकुलर और सेरेब्रम। नेक्स्ट, तो दिस इज द कंपैरिजन स्कैन। सेम जगह पर सेम डॉक्टर के द्वारा सेम पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर में कंपैरिजन किया गया है। और क्या लिख रहे हैं, रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस स्कैन 25/1/17 एंड 4/2/17 को रिव्यूड करने के बाद में रिपोर्ट लिखी गई है। ठीक है, क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ हाइपरडेंस कंपोनेंट ऑफ पेरेन्काइमल हेमरेज with evidence of residual hypodense lesion in right thalamo-capsular region and compression of third ventricle, no evidence of midline shift। कितने दिन में, 7 दिन में मिडलाइन शिफ्ट रिकवर हो गई है। जो वहां पर हेमरेज था वो रीअब्जॉर्ब हो गया है और थोड़ा सा वहां पर हाइपोडेंस लीजन अभी बचा हुआ है। दूसरा क्या है, वहां पर क्या था, एविडेंस ऑफ सबअरेक्नॉइड हेमरेज। दिस स्कैन नो एविडेंस ऑफ सबअरेक्नॉइड हेमरेज। वहां क्या था, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज। नेक्स्ट, यहां क्या है, नो एविडेंस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज। विद इन 7 डेज ये काम हो गया विद आयुर्वेद ओनली, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं तो हम कुछ नई लाइन खींच रहे हैं कि जहां पर अभी तक क्रेनियोटोमी होगी, ड्रिल होल होगा, हेमेटोमा को निकालना ही होगा, उस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, वहां पर ये केस आपके सामने है। यहाँ हमने मेडिसिन में क्या दिया, इसका तो प्रोटोकॉल सेट कर दिया है, आप लोग भी कर सकते हैं। योगेंद्र रस 1 टैबलेट 1 आवरली, मांस्यादि क्वाथ, अश्वगंधा, खुरासानी अजवाइन और जटामांसी का योग है, मांस्यादि क्वाथ। ये 2 मेडिसिन यहाँ पर दी गई हैं। और तीसरा हमने यहाँ पर लेप का प्रयोग किया है, शिरोलेप। अगेन यहाँ पर वही लेप हमने जो पेशेंट को दिया था, श्वसनक सन्निपात वाले पेशेंट को, वही योग यहाँ दिया है। उसमें पुनर्नवा, बचा, हरिद्रा, वंशपत, वही शिरोलेप दिया है। अंगुष्ठ प्रमाण का हमने लेप लगाने को आईसीयू के अंदर ही हो रहा है। और 7 दिन के अंदर ये पेशेंट जबलपुर की है, रिकवर हुई। और दिस इज द कंपैरेटिव स्कैन, कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। तो सोचिए कि आप लोगों के पास कितना काम करने के लिए है, लेकिन दिशा नहीं होती तो हमको लगता है ये तो अब हो ही नहीं सकता है। जहां पर दुनिया में, जीवन में याद रखना, जब कोई बोल दे अब कुछ नहीं हो सकता है, वहीं से धाड़ना शुरू कर दें, वहीं से शुरुआत करो, कैसे नहीं हो सकता देखेंगे। तो ये उन सबके रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट, अगेन इंटरेस्टिंग केस। पानी चाहिए किसी को, गर्मी लग रही है भाई, एसी का देखो क्या प्रॉब्लम है। ये रख दो, इसको हवा लगा के भी कुछ नहीं होगा, आने दो ना थोड़ा पसीना, ये भी स्वीडन है। हाँ, लोग पंचकर्म कराने के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपए देते हैं, तब स्वेदन होता है। आपका यही हो रहा है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप देखो प्लीज साइलेंट। आप देखो कि हम जब सिटी बस में जाते हैं तो खूब भीड़ होती है, सब आपस में टकरा रहे होते हैं, हाथ पर ऐसे खड़े होते हैं और बड़े झूलते झूलते और इरिटेट होते हुए जा रहे होते हैं। अरे यार पैर रख दिया, अरे ये हो गया, अरे टच हो गया। हाँ, और वहीं पर फिर आप पब में जाते हो, सेम सिनेरियो वहां क्रिएट हो रहा होता है। कोई टकरा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, लेकिन आपको वहां मजा आ रहा है।
लेकिन सिटी बस में या मेट्रो में आप जाते हो तो आपको इरिटेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइंड प्रिपरेशन। तो कहीं पर भी पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो हर जगह मिलेगी। तो आप क्यों इतना पंखा हिला रहे हो, क्या हो जाएगा, पसीना आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है आपको। आने दो थोड़ा पसीना। घर में जब कुकिंग करते हो तो पसीना आता है ना, पेशेंट का जब स्वेदन करते हैं तो पसीना आता है ना, तो इस पसीने में क्या प्रॉब्लम है? डिटॉक्स हो रहे हो आप, ठीक है। अब नहीं, अब आपको इरिटेशन नहीं होगा उससे। होता है कई बार सर्कमस्टेंसेस प्रॉब्लम करते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम से क्या करोगे उसका? मेरी ट्रेन लेट हो जाती, सोचो, फिर ऐसे ऐसे करते रहते, क्या होता? इज इट? तो अब रख लो आराम से, उस पर पेन पेपर पे लिखने के लिए है, पंखे के लिए नहीं। आप लोगों को भी मिलेगा बच्चों, आपको भी देके जाऊंगा मैं, बहुत सारा है ओपीडी बेस पे। आपको आज आधा डॉक्टर बना के भेजूंगा। जो हमारी रोज के प्रॉब्लम्स है वो सब निपटा के ही जाएंगे आज, है ना। लेकिन यहाँ से इसलिए शुरू किया है कि थोड़ा आपको इंटरेस्ट है कि आप क्या कर सकते हो और आयुर्वेद से क्या क्या पॉसिबल है। भैया मोबाइल रखिए। ओके, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग केस। 59 इयर्स फीमेल, 28 मई 2022 में पेशेंट एनरोल होता है हमारे पास। नॉन केस ऑफ ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जब ये हो जाती है तो घोषित हो जाता है पेशेंट की। अब मुश्किल ही है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो कभी होता नहीं है, देयर इज मेटास्टेटिक, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो कैसा होता है कि पेशेंट को पहले पल्मोनरी कॉक्स होगा, मतलब लंग्स की टीबी हुई होगी। उसके बाद में पेशेंट को जो है इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। अब पल्मोनरी कॉक्स के बहुत सारे पेशेंट ट्रीट होने के बाद ग्रहणी की समस्या लेकर आते रहते हैं। बोले मोशन मुझे 5 बार होता है, 6 बार होता है, पिच्छिल मल प्रवृत्ति होती है। और हम आयुर्वेद के विद्यार्थी और चिकित्सक जिनको जाना है वो बाहर ही रहे, वंदनीय है। 5-6 बार हो रहा है मोशन, और उसको ग्रहणी के लिए हम कोई बिल्व मज्जा दे रहा है, कोई मुस्ता दे रहा है, कोई कुटज घनवटी दे रहा है, कोई अमीबिका टैबलेट दे रहा है। तो बेसिकली हम लोग हिस्ट्री पे काम नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आता है। तो व्हेनेवर, जब भी आपको ऐसा पेशेंट मिले, अब ये तो ओपीडी में आएगा सिंपल सा, लेकिन हिस्ट्री जब लोगे तो पता चलेगा कि पेशेंट को पल्मोनरी कॉक्स हुआ है और उसने कोई ट्रीटमेंट ले रखा है। तो ये पेशेंट जो है ना, ये अब ग्रहणी का पेशेंट नहीं है, क्षयज ग्रहणी का पेशेंट है, और मेटास्टेटिक होके इंटेस्टाइन में उसको इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। दिस इज अ डायग्नोसिस। अभी डायग्नोसिस आपने कर लिया तो चिकित्सा आसान है। तो यहां पर क्या प्रयोग करेंगे? सप्तामृत परपटी, पंचामृत प्लस भंग प्लस जसद, बस उनको मिला लें तो सप्तामृत परपटी विथ सितोप्लादी जोड़, इतने से ही पेशेंट रिकवर हो जाता है इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस का। यूएसजी अब्डोमेन कराएंगे तो उसमें क्या आएगा? लिम्फेडेनोपैथी, खासकर बच्चों में, यंग एज में क्या मिलेगा? लिम्फेडेनोपैथी। तो कभी भी हिस्ट्री मिल रही है तो आप ये मेडिसिन दीजिए। पेशेंट को पेट में दर्द होता है तो शाम को आप महायुगराज गुग्गुल दीजिए पेशेंट को। ये 2-3 मेडिसिन देने से इस प्रकार के पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। तो मैं जो बताना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट, देखो मैं ऐसे बीच बीच में इनसाइट्स फुल देते जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये क्षयज ग्रहणी का ट्रीटमेंट है, जिनको हम ग्रहणी कहते हैं। तो क्षयज ग्रहणी और ग्रहणी में डायग्नोसिस कैसे होगा? पेशेंट का वेट लॉस होता जा रहा होगा, पेशेंट का वेट लॉस होता जा रहा है तो आप उसको क्षयज ग्रहणी निदान कर लीजिए और ये मेडिसिन देनी है तो पेशेंट रिकवर होने लगेगा आपका। तो ये पेशेंट के साथ में पल्मोनरी कॉक्स हुआ, उसके बाद में मेटास्टेटिक होकर इंटेस्टाइन की जगह ब्रेन में चला गया और इस पेशेंट को ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस हो गया। 2 साल से पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है। एक दिन पेशेंट की जो आई बॉल है वो मूव होना बंद हो गई, रोटेट नहीं हो रही, मूव नहीं हो रही। तब उसको फिर से स्कैन किया गया और स्कैन में देखा गया कि इसको तो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस हो गई है। अगेन घोषित हो गया पेशेंट, आईसीयू में पेशेंट है तो हमारे पास अप्रोच कर रहा है रिलेटिव्स। ये उसके बिफोर का स्कैन है। ओवरऑल फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ एक्टिव इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलोमास लाइकली ट्यूबरक्लोसिस, सजेस्टेड क्लिनिकल कोरिलेशन। ये
ब्रेन ट्यूबरक्लोमा का पेशेंट, एक होता है ब्रेन ट्यूबरक्लोमा और एक होता है ट्यूबरक्लोमाज, तो दोनों में एकवचन और बहुवचन का अंतर है। ट्यूबरक्लोमा में बेसिकली क्या होता है, एक ट्यूमर, एक मास, एक एसओएल जैसा दिखाई देता है, तो उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ब्रेन ट्यूमर से करते हैं। और यहाँ क्या है, ट्यूबरक्लोमाज। ट्यूबरक्लोमाज मतलब पूरे ब्रेन में छोटे छोटे रिंग्स बन गए हैं और वो रिंग्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, एनहेंसिंग इन नेचर, एनहेंस होते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोमाज। तो ये स्कैटर्ड नेचर में है। ट्यूबरक्लोमा में क्या होता है, एक जगह पर कैप्सुलेटेड होता है, यहाँ क्या हो रहा है, फैल गया है पूरे में, स्कैटर्ड नेचर में है। वो केस आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट, ये उसके HRCT चेस्ट है, इसमें भी वही लिखा है कि इसको पल्मोनरी कॉक्स, diffused in nodules are seen in all the lobes, miliary nodules, miliary tuberculosis. Next, ये उसके HRCT thorax अगेन के हैं। नेक्स्ट, आफ्टर 9 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, तो पहले तो हमने पेशेंट को रिकवर कर लिया विदिन 10 डेज, और मेडिसिन में हमने यहाँ पर दिया था मृगांक रस। दूसरी मेडिसिन थी, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मृगांक रस महत्वपूर्ण नहीं है। हमने यहाँ पर दूषी विषारी गुलिका, दूषी विषारी गुलिका का धूम नस्य दिया। अब आ जाओ यूजी पर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अष्टांग हृदय, नासा ही, दिस इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ नासा ही शिक्षोद्वारम। ब्रेन में जाना है, सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है? क्यों? क्योंकि ब्रेन बैरियर होने के कारण बहुत सारी मेडिसिन नहीं जाएंगी। वही तो पेशेंट के साथ प्रीवियस हो रहा था, हम भी मृगांक रस देते रहते नहीं होता कुछ। तो हमने क्या किया, यहां पर अगत की चिकित्सा उठाई, इसको हमने विष माना, और विष मानकर अगत का दूषी विषारी गुलिका उठाया, दूषी विष माना इसको, और दूषी विषारी गुलिका का धूम उसको नीचे से चलाना है, और उसमें से जो धुआं आएगा उसको नाक से उसको इनहेल करने के लिए बोल देना है। In comparison to previous study on dated 2/9/2022, there is complete resolution of the tuberculomas and tubercular meningitis. तो पब्लिक डिमांड रही, इसीलिए रही क्योंकि मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ। ऐसे तो हजारों केसेस हैं जो मैं बता ही नहीं रहा हूँ आपको, कोई एविडेंस नहीं है उनके। जो एविडेंस है वही दिखा रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में परसेप्शन जाए, यस इट इज, जोर से बोलो, यस इट इज। ये तो यहां से दिमाग में जाना चाहिए। पहले तो ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हमने सुन रखी हैं, न्यूरोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया, इन सब की आज धुआं उड़ा के जाऊंगा। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो एक एक मेडिसिन में उड़ा रहा हूं, कोई बहुत सारा प्रिस्क्रिप्शन नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या होती है? हाँ जी, वेरी गुड। बेस्ट डॉक्टर ऑलवेज प्रिस्क्राइब लीस्ट मेडिसिन। यदि वो पर्चा भरा हुआ है आगे पीछे तो समझ जाओ ये कोई आ गया है, पल्ले पड़ गया है। हाँ, लीस्ट मेडिसिन 1 2 3, बस 3 से ज्यादा मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। एक व्याधि प्रत्यनिक, एक संप्राप्ति भंग और एक लाक्षणिक, खत्म। इससे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन उसके लिए दोषात्मक चिकित्सा सीखना पड़ेगा, उसके लिए गुणवादी गुण के अनुसार चिकित्सा करना सीखना पड़ेगा। अब वो सीखोगे कैसे? वो आगे कभी 1 साल के लिए जाना है, सीखना है, दिस इज द राइट वे। अब यहां से तो सारा नहीं सिखा सकते। यहां तो हम सिर्फ आपको ये बताएंगे, यस इट इज पॉसिबल, बस इतना समझ में आ जाए पहले हमको। आगे का रास्ता तो आप लोग तय कर लूंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आयुर्वेद का हर विद्यार्थी जो है ना बहुत ब्रिलियंट होता है, और वो सौभाग्य से आयुर्वेद में आता है। उसकी ब्रिलियंसी बहुत ज्यादा होती है, बस उसको ये विश्वास कोई नहीं दिला पा रहा है कि यस इट इज। तो वही आज हमें सीखना है, और बड़ी अच्छी ऑडियंस है, गर्मी में भी बैठ के सुन रही है। थैंक यू। तो दिस इज द कंप्लीट रेजोल्यूशन। तो जो ट्यूबरक्लोमास का केस था जिसमें एनहेंस्ड रिंग्स थे, वो पूरी तरीके से
रिकवर हो गया। और विद द टू काइंड ऑफ मेडिसिन, ओनली वन इज मृगांगरस एंड सेकंड वन इज, ये याद करना है, दूषी विषारी गुलिका। इसका धूम्रस्य नासाही। ये कॉन्सेप्ट तो आपको एक्सप्लोर करना था ना, आपने नहीं किया तो गलती किसकी? हमारी। जिस दिन हम अपनी गलती मानना शुरू कर देंगे, हमारी प्रगति होना शुरू हो जाएगी। तो दूषी विषारी गुलिका ने काम कर दिया और इसको अगत की तरह ट्रीट किया हमने, विष की तरह ट्रीट किया और अगत का प्रिपरेशन लिया। अब आप लोगों के पास काम क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और ऑल ऑफ, दूषी विषारी गुलिका कहां पर वर्णित है, ये ढूंढ निकालना है आपको घर जाने के बाद। ठीक है, दिस इज द होमवर्क। क्लियर है ना? बाद में मुझे सब मैसेज करना, ठीक है? नंबर मैं दे दूंगा, अभी कोई पूछे तो नंबर तो दूषी विषारी गुलिका कहां पर एक्सप्लेन की है, वो ढूंढ लोगे? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, अगेन सेरेब्रल हेमरेज। देखो, मानसिक स्थिति बदली, गर्मी लगना बंद हो गई आपको। तो अगेन सेरेब्रल हेमरेज केस दिखाएंगे, ये उससे अच्छा है जो हमने पहले दिखाया था। और ये रिसेंट 2021 का केस है, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी ये पेशेंट बढ़िया है। क्या केस है? नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज टाइप 2, बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। पेशेंट जब हमारे पास आया तो किस कंडीशन में था? सेमी कॉन्शियस, अनेबल टू स्टैंड, अनेबल टू वॉक, नॉट ओबेइंग कमांड्स। ये बेसिकली सीएनएस से रिलेटेड पेशेंट्स में हम देखते हैं कि पेशेंट कमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओबेइंग है कि नहीं है, वो स्टेटस यहां पर हमने लिखा हुआ है। क्या केस है? लेफ्ट साइड हेमरेज, ऑपरेट हो चुका है पेशेंट 6/9/21 को, लेकिन यहां तक सब ठीक था। राइट साइड हेमरेज अगेन हुआ और 22/9/21 को हो गया। तकरीबन 18-17 दिन के बाद उसको रीब्लीड हो गया। अब रीब्लीड हो गया तो फिर से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला फिर से ऑपरेट कर देते हैं, क्रेनियोटोमी फिर कर देते हैं। अब चूंकि पेशेंट्स चाहते नहीं थे बोले, और उन्हें पता चल गया कि कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया। तो देयर इज सीटी स्कैन ब्रेन की डिटेल्स है, मैं आगे दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट, बिफोर सर्जरी स्कैन है सिम्स हॉस्पिटल नागपुर का। थिकनेस 2.8 सेंटीमीटर, मिडलाइन शिफ्ट 1.8 सेंटीमीटर। एट द टाइम ऑफ सेरेब्रल हेमरेज, जब डायग्नोस हुआ, फर्स्ट डायग्नोसिस में ये कितना था? हेमाटोमा 2.8 सेंटीमीटर और मिडलाइन शिफ्ट आल्सो इज देयर 1.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, आफ्टर सर्जरी जो हेमाटोमा कम हुआ, कितना हुआ? 2.24 सेंटीमीटर और मिडलाइन शिफ्ट 8.8 mm। मतलब बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, जो भी उन्होंने क्रेनियोटोमी की थी, जो हेमाटोमा को निकाला था, उससे कुछ फायदा हुआ है। कितना हुआ? 2.24 और मिडलाइन शिफ्ट 8.8। अगेन नेक्स्ट, यहां से केस हमारे पास आया और यहां पर रीब्लीड हुआ पेशेंट को, और थिकनेस इज 2.9 सेंटीमीटर और मिडलाइन शिफ्ट 1.8 सेंटीमीटर। मतलब नियर अबाउट जो पहले हुआ था। वेरी गुड, जो पहले हुआ था वही स्टेटस में हम आ गए और अगेन पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो चुका है। नेक्स्ट, 10 दिन के अंदर हमने पेशेंट को चला दिया था। चूंकि पेशेंट जैन है तो मंदिर जाना कंपलसरी है इनके लिए, तो ये 10 दिन में मंदिर जाना इनका शुरू हो गया। तो पेशेंट तो रिकवर हमने 10 दिन में कर लिया, लेकिन हम बोलते कि देखो हमने फिर सेरेब्रल हेमरेज ठीक किया, फिर हमारे लोग बोलते कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो हम बनाने के लिए लाए हैं फॉर्मूला। 43 डेज के बाद हमने रीस्कैन किया और थिकनेस इज 2.1 सेंटीमीटर एंड मिडलाइन सिर्फ 0.9 mm, वो सीएम गलत लिखा mm, इतना हो गया। मतलब नियर अबाउट जो ऑपरेशन के बाद हुआ था उतना हमने 43 डेज में कर लिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट कॉन्शियसनेस रिगेन करता है, वॉकेबल हो जाता है, अपने सारे नियमित दिनचर्या के कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है। लेकिन इतने में बात बनी नहीं ना। नेक्स्ट, फिर हमने 8.5 महीने के बाद पेशेंट का रीस्कैन कराया, सेम हॉस्पिटल, सेम जगह, नो सेरेब्रल हेमरेज। कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन। अब मैं जो आपको बता रहा था पक्षाघात की चिकित्सा,
वही यहां दी है। बस यहां क्या किया हमने, पेशेंट को स्रोलेप किया है, और अगेन स्रोलेप वही ट्रायल इंटस्टेड, पुनर्नवा, वचा, हरिद्रा, वंशपत्र, 4 ही चीजें हैं। इनका अंगुष्ठ प्रमाण की थिकनेस का स्रोलेप करना है, ये किया है। और मेडिसिन में भी मैं आपको बता ही चुका हूं क्या किया, योगेंद्र रस और मांशियादिक्वार, फिक्स प्रोटोकॉल। और ये पेशेंट अगेन रिकवर हो गया। कंपेयर टू लास्ट सीटी डन 4-10-23 glial areas noted in the left frontal and temporal region, severe diffuse age-related atrophic, chronic lacunar infarct noted in the pons, large chronic subdural hemorrhage along the right cerebral hemisphere is complete resolved in this present scan. तो जो सेरेब्रल हेमरेज था और जो सबड्यूरल हेमरेज था कंप्लीटली क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम जो आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल एक नई लकीर खींच रहे हैं, और वो सब एविडेंस के साथ इसीलिए दिखाना पड़ता है मुझे, क्योंकि अभी तक इट इज नॉट पॉसिबल मानते थे, आज से इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल को भारत सरकार के पब्लिकेशन में जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस में हमने पब्लिश करा लिया। 2.25 साल का समय लगा हमें इस केस को पब्लिश कराने में, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हो कैसे गए, कैसे किया, इतनी सारी स्क्रूटनीज, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे फोन कॉल, सबको रिजॉल्व करते 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 करते, लेकिन हमें कराना था, हमने कहा CCRS में कराओ, और ये केस पब्लिश हो गया। बहुत कठिन काम है। 7 years मेल, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, SOL, ब्रेन ट्यूमर का केस है। और ब्रेन ट्यूमर में 4 ग्रेड होती है WHO की, 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो जब ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के बाद में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए उसको टुकड़ा भेजा जाता है, और वो टुकड़ा भेज के देखते हैं कि कौन सी ग्रेड का, मतलब उसका नेचर क्या है। तो जो जल्दी जल्दी रिलैप्स होता है उसको 4th ग्रेड में डाल दिया, जिसके बचने की संभावना कम होती है। रिलैप्स हो सकता है, पूरा मेटास्टैटिक हो सकता है, उसको ग्रेड 4 में डाल दिया। उससे नीचे वाला ग्रेड 3 में, जिसमें मतलब 10 साल लगेंगे रीग्रोथ होने में, ब्रेन ट्यूमर बनने में। 2 वाले में 5 साल लग जाएंगे, 1 वाले में जो है काफी समय लगेगा, 10-20 साल लग सकते हैं, मतलब वो ठीक है। तो ये देखा जाता है, उसको बोलते हैं WHO ग्रेड 4। और दिस इज द मेडुला ब्लास्टोमा का केस है। ऑपरेट हुआ, और ऑपरेट होने के बाद में जैसा कि घोषित होता है ऐसे केसेस में कि पेशेंट डिटोरिएट कर जाता है। नेक्स्ट, ये उसका स्कैन है, लाइट पड़ रही तो मुझे पता नहीं कितना दिख रहा है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पेशेंट से जब अप्रोच रिलेटिव्स ने किया तो इस कंडीशन में था, माउथ डेविएशन हो गया था आफ्टर ऑपरेशन, और इसका एक वीडियो हमारे पास आया था उस समय। और पेशेंट की जो हालत थी इतनी दयनीय थी कि पेशेंट करा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, करके उसको कन्वल्जन हो रहे हैं। इस कंडीशन में पेशेंट्स हमने लिया, और फिर देखेंगे क्या हुआ। नेक्स्ट, क्या हुआ, एब्सोल्यूट रिकवर। अब बच्चा आराम से पर खेल रहा है। जहां उसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है, डिटोरिएट कर गया है, वेंटिलेटर पर ले जाने की तैयारी हो रही थी, उस कंडीशन हम बिल्कुल राइट टाइम पहुंच गए, मतलब वो हमारे पास पहुंच गए, और वहां से रिकवरी दे दी, और ये पेशेंट घर पर बाकायदा पूर्ण रूप से ठीक। तो दिस इज मेडुला ब्लास्टोमा ऑपरेटेड WHO ग्रेड 4 केस। नए नए शब्द होंगे ना बहुत सारे। मेडिसिन, यहां पर हमने हीरक भस्म का प्रयोग किया है। हीरक भस्म, समीर पन्नगरस, भरद्वाज चिंतामणि, इन मेडिसिन का यहां पर प्रयोग हुआ है। और मेरी बड़ी फेवरेट मेडिसिन है भरद्वाज चिंतामणि रस। ऑलवेज इन इमरजेंसी
यू ऑल्सो रिमेंबर वन मेडिसिन इज व्रतवात चिंतामणि। तो व्रतवात चिंतामणि आपको इमरजेंसी में उतना टाइम दे देगी कि आप सोच सको कि आगे क्या करना है, संप्राप्ति क्या है, किसी से पूछना है तो डिस्कस कर लो, तब तक आप व्रतवात चिंतामणि तो लगा ही देना। तो व्रतवात चिंतामणि इज लाइक टेका, भाई रुको, चिंता नहीं करो हम आ रहे हैं। तो उस समय आपके जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, डिसीज जो प्रोग्रेशन हो रहा है, उसको वहां पर वो होल्ड कर देती है, लेकिन ठीक नहीं करेगी, ठीक नहीं करेगी, वो आपको टाइम देती है, आप मैनेज कर लो। ये मैं पूरे अनुभव से बता रहा हूं, उसका नाम है व्रतवात चिंतामणि, मेरी फेवरेट ड्रग। डेंगू हो गया, प्लेटलेट गिर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, व्रतवात चिंतामणि। कोई भी इमरजेंसी हो, व्रतवात चिंतामणि। क्यों? पता है क्यों? इसके पीछे का सिद्धांत देखिए आप, कितना अच्छा है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, अगेन पित्तम पंगु, क्लियर? कारण समझ में आ गया भाई। पित्त तो लंगड़ा, कफ लंगड़ा, चलाने वाला कौन? तो पकड़ना किसको है? व्रतवात चिंतामणि कहां का? कल वात व्याधि का। तो इसलिए पहले क्या करो, वात को खूंटे से बांधो। सिंपल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, क्या किया हमने? वात को, अब क्या हुआ? कॉम्प्लिकेशन होना, अब तब तक संप्राप्ति ढूंढ ढांड के ट्रीट कर दो आप। समीर पन्नग ऐड करना है कर दो, मालक। अब चेस्ट की एटियोलॉजी है महालक्ष्मी विलास स्वर्णिम, ब्रेन की है समीर पन्नग, लाइट डेट, है ना? समझ में आया? तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, कितना आसान हमारे आचार्यों ने करके दिया है हमें सब कुछ। क्योंकि पित्त और कफ की तो मजाल नहीं, हिल जाए वो। वात जानते हो क्या है? वात वो दोस्तों के ग्रुप का लड़का है, जैसे 4 लड़कों का ग्रुप होता है ना, 4 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, तो उसमें जो एक होता है बोलता है चल चल मॉल घूम के आते हैं। अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, चल चल अपन घूमते, चल चाट खा के आते हैं, चल चल मॉल जाते हैं, चल घूम कर आते हैं, चल ये करके आते हैं। तो वो कौन है? बात। हर ग्रुप में एक लड़का होगा ऐसा, ये बात है। ये सबको डिस्ट्रैक्ट करता है, खींच के ले जाता है। पित्त और कफ कह रहा है नहीं नहीं यार रहने दो, अरे चल चल कुछ नहीं होता, चल चल चल। यही है। तो आपको क्या समझना है? इसको पकड़ना है। अब कॉलेज में क्या होता है कि करता वात है, डांट पड़ती पित्त और कफ को। रिलेट हो रहा है ना? अब जीवन में याद नहीं कर भूलोगे तुम बात पित्त कफ, और बात पित्त कफ समझ गया तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका आप इलाज नहीं कर सकते। तो पित्त और कफ पे डांट पड़ रही होती है, बात बाहर खड़े होकर हंस रहा होता है ना? तो इसलिए क्या करना है? वात को पकड़ के रखना है। तो व्रतवात चिंतामणि क्या है? वात का कल्प है। वात को पहले पकड़ के बांध दो। अब तो हिल के दिखा, लेकिन एक लिमिट है बस, क्योंकि वात में चंचलता है। छल गुण किसका है? उसको बांधोगे वो फिर क्या? फिर चलने लगेगा। तो उसकी संप्राप्ति ठीक करनी है। तो अब वो वात क्यों बढ़ रहा है? वात बढ़ने के 2 कारण, एक अवरोधात्मक संप्राप्ति और दूसरी क्षयात्मक संप्राप्ति। अवरोधात्मक संप्राप्ति में क्या होगा? देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द चैनल्स और इन द स्रोतस। जैसे पैरालाइसिस हुआ, लेकिन कौन सा हुआ? इस्चेमिक, राइट? और इधर क्या हुआ? हेमोरेज हुआ। तो हेमोरेज वाले में वात की प्रधानता है, लेकिन देखने में आपको क्या लग रहा है? पित्त है। तो हम क्या कर रहे हैं? पित्त को ट्रीट कर रहे हैं। अगेन वात पीछे से खड़े होकर हंस रहा है। कर लो पित्त को कर लो, तुम ट्रीट करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि पित्त दिख रहा है, ब्लीड दिख रहा है हमें, लेकिन कल्प्रिट कौन है? तो इसलिए किसको पकड़ना है? मजा आया? आप समझ में आया? हाँ, ऐसे बड़ा मजा आने वाला। मैं ऐसे बोलते रहूं कुछ ना कुछ आपको। तो वात पित्त कफ को समझने का सबसे इजीएस्ट वे है। तो वात को पकड़ लिया, इसलिए व्रतवात चिंतामणि मेरी फेवरेट मेडिसिन है। ठीक? दूसरी मेडिसिन क्या है फेवरेट? शास्त्र में अर्ध चिकित्सा किसको कहा है? सारे फिजिशियन, कोई सर्जन नहीं है।
हाँ दोनों बोलो ना, ठीक है। फिजिशियन के लिए बस्ती, सर्जन के लिए सुश्रुत संप्रदाय वाले भैया रक्तमोक्षण बोलेंगे, चरक संप्रदाय वाले बस्ती बोलेंगे। अब तुम तो दोनों है तो दोनों बोल दो, ठीक है, दोनों को सम्मान देना पड़ेगा। तो दूसरी ट्रीटमेंट क्या है? बस्ती। तो मैंने जो इसके पहले आपको केस दिखाया था मनोरमा पेशेंट का, सेरेब्रल हेमरेज का पहला केस, उसमें हमने ड्रिप मेथड से बस्ती की थी पेशेंट को आईसीयू के अंदर। ड्रिप मेथड बस्ती क्या होता है? क्या करना है? आईवी की जो बॉटल होती है ऊपर से कट कर देनी है, उसको खाली करना है। आईवी सलाइन का जो सेट लगा है वो लगा रहेगा, उसमें से निडल निकाल देनी है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या भरा? द्रव भरा, बस्ती द्रव। और बस्ती द्रव में जो भी हो, वहां पर हमने पद्मकादी गण का क्षीरपाक दिया था, आप कोई भी ले सकते हैं। पद्मकादी गण का क्षीर बस्ती बना के हमने दिया। और जब पेशेंट कोमाटोज, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस होता है तो उसमें ड्रिप मेथड से बस्ती देनी पड़ती है, आप डायरेक्ट बस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो ड्रिप मेथड बस्ती नई चीज सिखा के जाता हूं। तो क्या करना है? उस जो हमने एंड है आईवी सलाइन का, सलाइन सेट का, उसमें से निडल को निकाल दिया और उसको इंसर्ट कर दिया 4 अंगुली, और ड्रिप मेथड पे सेट कर देना है, बूंद बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इससे क्या होता है? ड्रॉप ड्रॉप करके मेडिसिन अंदर जाती रहती है और अपने आप मेडिसिन बाहर भी आते रहती है। लेकिन यदि हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस कोमाटोज पेशेंट में बस्ती करते हैं तो रिटेंशन होने का भय रहता है कि बस्ती द्रव बाहर ही नहीं आएगा, संग संप्राप्ति क्रिएट हो सकती है वहां पर। तो इसलिए वहां पर ड्रिप मेथड से बस्ती की जाती है। तो जो पेशेंट मैंने दिखाया वहां पर हमने ड्रिप मेथड से बस्ती की थी आईसीयू के अंदर। तब वो पेशेंट का रीअब्जॉर्प्शन आपको दिखा दिया कैसे हुआ। और मेडिसिन में मैंने बताया योगेंद्र सोमांस्यानिक बात और शिरोलिन, ये चीजें की गई थी। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स लिखी हुई हैं, उनको पढ़ेंगे, पहली को छोड़ देंगे हम। दूसरा, कन्वर्जन, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, फ्रंटल हेडेक, हाई बीपी 160/100, एल्ब्यूमिरिया 3+। अब ये कंप्लेंट्स को देखकर आपको समझ में आएगा दिस इज द केस ऑफ इन प्रेगनेंसी में बात हो रही है। क्या केस है ये? वेरी गुड, एक्लेम्सिया का केस है। बोले सर एक्लेम्सिया तो कहीं लिखा नहीं चला है। तो आप ध्यान से देखो, यहां तक सब बढ़िया था। पेशेंट को इसलिए हाई रिस्क कंसेंट लिया गया और LSCS किया गया क्योंकि ये सिम्टम्स आ रहे थे पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ लेबर। लेकिन सी सेक्शन होने के बाद में कंप्लेंट आया कि लॉस ऑफ विजन सिंस द मॉर्निंग। पेशेंट को सी सेक्शन हुआ और मॉर्निंग से ही विजन लॉस हो गया, कंप्लीट ब्लाइंड हो गया पेशेंट, दिखना बंद हो गया उसको। साथ में सिम्टम्स जो जैसे थे वैसे ही उसको कन्वर्जन हो रहे हैं, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा है, फ्रंटल हेडेक है, हाई बीपी 160/100 आफ्टर एंटी हाइपरटेंसिव और एल्ब्यूमिरिया 3+ आ रहा है। पेशेंट वाज इन आईसीयू एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन। अब पेशेंट को वेंटिलेट करने के प्रयास किए, व्यवस्था बनाई जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है कि पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है, दिखाई देना बंद हो गया है, अब दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मींस देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब एंट्री होती है आयुर्वेद की यहाँ पर। दिस इज द स्कैन MRI ब्रेन विथ प्रीवियस प्लीज, प्रीवियस एंजियोग्राफी ऑर्बिट। तो ऑर्बिट भी देखा गया, ब्रेन भी देखा गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 3 दिन हमने मेडिसिन दी पेशेंट को और 3 दिन के बाद हमने रीस्कैन कराया पेशेंट को सेम जगह पर। ये भी कंपेरेटिव प्रीवियस स्कैन के साथ कंपेयर करने के बाद में रिपोर्ट लिखी है। देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द पेरेन्काइमल लीजन्स। उसको जो लीजन्स हुए ब्रेन में वो रिडक्ट हो गए। कितने हो गए? सिग्निफिकेंटली। इसके पहले वाला जो हमने स्कैन दिखाया उसमें यही लिखा हुआ है कि वहां पर लीजन्स हो गए ब्रेन के अंदर अलग अलग सेंटर्स पर, तो इसलिए उसको आंख से दिखना बंद हो गया। प्रीवियस, 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 दिस वन। तो यहां पर केस को हम समझेंगे और सिर्फ एक मेडिसिन से इसको ठीक किया हमने। विद इन 12 आवर्स
इसका विजन रीगेन करा दिया सामने विद इन 12 आवर्स। मेडिसिन का नाम है चतुर्मुख रस। चतुर्मुख रस 29 इयर्स फीमेल है, सी सेक्शन के बाद ये कंप्लेंट्स आई है और पेशेंट का बीपी भी हाई है, एल्यूमिनरी है, पॉजिटिव है, फ्रंटल हेडेक है, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा है, कन्वर्जन है। बेसिकली ये जो सिम्टम्स होते हैं आफ्टर सी सेक्शन और आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो रिजॉल्व हो जाते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको पता रहेगा कि वो रिजॉल्व हो जाते हैं, मोस्टली रिकवर हो जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में क्या हुआ, उल्टा हुआ और विजन लॉस और हो गया पेशेंट का। क्यों हो गया? क्योंकि ये सारे लक्षण जो है ना वो वात के हैं। मैंने क्या बताया था, दर्द है डिस्को मतलब वात, दर्द हो रहा है ना तो वात, हिल रहा है, चलगुन बड़ा हुआ है मतलब वात। जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, यहाँ पर स्वेलिंग जो है आपको दिखाई देगा कि कफज का होगा, नहीं। तो इसके लिए आचार्यों ने बहुत सिंपल सा सिद्धांत दिया कि शोध को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि वात है या पित्त है या कफज है। तो कहीं पर भी एडिमा है और उसको हम यदि दबाएंगे और वो पिटिंग रह जाएगा तो वो कफज है, और तुरंत रिकवर हो जाएगा तो वो वात है। तो अगेन हमने यहाँ पर वो परीक्षा की थी, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, फ्रंटल हेडेक क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ है और ब्रेन के अंदर लीजन हुआ है ड्यू टू हाइपरटेंशन, और एंटी हाइपरटेंसिव देने के बाद भी बीपी 160/100 है, एल्यूमिनरिया 3+ है, और सिंगल मेडिसिन चतुर्मुख रस से हमने सारे सिम्टम्स को रिजॉल्व कर दिया। और जो पेशेंट लॉस ऑफ विजन के लिए हमारे पास अप्रोच किया था वो रिकवर हो गया। और 3 दिन के अंदर हमने रिपीट स्कैन करके दिखा दिया कि देयर इज रिडक्शन इन द पैरेन्काइमल रीजन। दिस इज द पावर एंड फास्ट एक्टिंग आयुर्वेद। कितना तेज है सोचो, 12 घंटे के अंदर विजन रिकवर कर दिया। 2 दिन के बाद जो हमने 3 दिन के बाद स्कैन कराया तो उसमें रिडक्शन आ गया। तो हम सोच रहे हैं यार आयुर्वेद तो काम ही नहीं करता है, वो तो शुरू काम करता है। वो इसलिए क्योंकि हम दोष को नहीं पकड़ पा रहे हैं। त्रिदोष का जो सिद्धांत है वो शाश्वत सिद्धांत ऐसे ही नहीं बोला गया है। तो सारे लक्षण को देखते हुए वात, अगेन मैंने क्या बोला था, वात वो बिगड़ेल दोस्त है जो बाकी के दोस्तों को पिटवाता है। तो वैसे ही लक्षण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेडिसिन चतुर्मुख रस 125 mg दिन में 4 बार हमने यहाँ पर पेशेंट को दी है और पेशेंट 12 आवर्स के अंदर रीगेन हो गया। नेक्स्ट है RPOC, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट विलिंगफुली और अननोइंगली कंसीव हो गई हो, उसके बाद में उसने अबॉर्शन के लिए मेडिसिन खाई हो और कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ हो, तो कोई भी टुकड़ा कंसेप्शन का यूटेरस के अंदर रह गया हो, जिसके कारण क्या होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती रहती है। इसको क्या बोलते हैं, RPOC, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। दूसरा एक कारण और होता है कि जब लोग कोई भी ऐसी दवा लेते हैं जो मिसकैरेज कराती है या अबॉर्शन को इंड्यूस करते हैं तो उसमें पेन होता है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक एंटीस्पाज्मोडिक टैबलेट खा लेते हैं, कोई पेन किलर खा लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए वो कंप्लीट नहीं होते और जिसके कारण कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं हो पाता है कंसेप्शन प्रोडक्ट का। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके दी जाती हैं और डर में रहते हैं बहुत सारी टाइम। तो इलीगल ही होता है, डर के कारण लोग बताते नहीं हैं और पेन हो रहा है तो दर्द की गोली खा लेते हैं और उसके कारण ये समस्या हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या है वो देखेंगे, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, सीवियर ब्लीडिंग सिंस 4 days, BP 70/40, डॉक्टर डिनाइड फॉर DNC। तो इतना कम BP है, मैं नहीं करूंगा इसका DNC, और पेशेंट को प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है। अब क्या करें? फिर ये केस हमारी स्टूडेंट ने किया अंडर माय ऑब्जर्वेशन, अंडर माय गाइडेंस, क्योंकि ऐसे केस हम पहले कर चुके हैं। तो दिस इज द एविडेंस। थिकेंड एंडोमेट्रियम shows retrograde ecotext heterogeneously ecotexture feature suggestive of retained product of conception for beta SCG correlation। अब लेकिन केस तो पता ही है कि उसने अवॉर्ड किया है, दवाई खाई है, तो कुछ जरूरत नहीं दिख रहा है। RPOC का केस है, सिंपली समझ में आ रहा है ना, पीछे वालों को समझ में आ रहा है ना? हाँ,
मैं इसलिए बहुत सादा भाषा में बोलते जा रहा हूँ साथ साथ में, आरपीओसी। नेक्स्ट, हमने एक केस जो है ले लिया और अंडर हाई रिस्क कंसेंट लिया, हम करेंगे ही क्या, है ना, क्या ही करेंगे, जागरूक करेंगे। अब देखो, आफ्टर 1 डे ऑफ ट्रीटमेंट, कितना स्कैन, आफ्टर 1 डे ऑफ ट्रीटमेंट नो सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी नोटेड, जो रिटेंड प्रोडक्ट था वो गायब हो गया, लेकिन ब्लीडिंग तो पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन हमें एविडेंस जनरेट करना था, कराओ स्कैन। मैंने कहा हमारे लोग नहीं मानेंगे, उनको मनाना है, मैंने कहा कराओ स्कैन। और इसके पहले भी हमने केस किए लेकिन स्कैन नहीं थे, मैंने कभी उनके बारे में चर्चा नहीं की, तो जब तक एविडेंस नहीं आ जाए मैं चर्चा नहीं करता। तो ये केस में क्या किया देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, खासकर फीमेल डॉक्टर्स जो इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, गायनिक में प्रैक्टिस करते हैं, उनको ऐसे केसेस से 2-4 होना ही पड़ता है। नेक्स्ट, हाँ, अष्टांग हृदय सारी सॉरी अष्टांग हृदय बस सारी स्थान, यूजी वालों ये रेफरेंस भी ढूंढ के लाना है तुम। अष्टांग हृदय सारी स्थान में सतावहादी बस्ती, सतावहादी बस्ती आई, एक अनुवासन और एक निरू। तो हमने क्या किया यहाँ देखिए, मॉर्निंग में अनुवासन बस्ती दी है, इवनिंग में निरू बस्ती दी है। 27 तारीख को 27 मई और मई ऑफ 2024 में हमने बस्ती स्टार्ट की। जैसी बस्ती दी हमने, क्या हुआ, बस्ती कहां दी, गुद बस्ती, अनुवासन गुद बस्ती, उत्तर बस्ती नहीं की, गुद बस्ती की है। और क्या हुआ, क्लॉट एक्सक्रीटेड, और जैसे ही क्लॉट निकला परवेजाइनली ब्लीडिंग स्टॉप। एक ही बस्ती में काम हो गया, लेकिन फिर भी हमने शाम को पेशेंट को जो है दूसरी बस्ती की है और नेक्स्ट डे फिर हमने अनुवासन बस्ती की है, मतलब टोटल 3 बस्ती की, एक सुबह अनुवासन, शाम को निरू और नेक्स्ट डे अनुवासन। लेकिन एक्सक्रीशन और एक्सपल्सन ऑफ द क्लॉट सेम आफ्टर द बस्ती। क्या किया था हमने इसमें, सतावहादी तेल की बस्ती की है और पेशेंट को 15 दिन के लिए मेडिसिन दे दी। उसमें गर्भाशय शोधन के लिए दशमूल क्वाथ, ताप्यादि लो 500 mg दिन में 2 बार, और इसके साथ पेशेंट को भेज दिया क्योंकि पेशेंट को एनीमिया हो गया था, लो एचबी था इसलिए। नेक्स्ट, दिस इज द रेफरेंस, अष्टांग हृदय सारी स्थान गर्भाव क्रांति। अब इजी हो जाएगा आपको, कुछ नहीं छुपाएंगे, जो किया जैसा किया बिल्कुल वैसा ही बता देंगे आपको। तो सतावा सरसप अजाजी शीघ्र तीक्ष्ण चित्रक्षा हिंगू पुष्ट मदनेर मुद्दई क्षीरे चा सरसपम, मतलब इन सब का अनुवासन तेल सिद्ध कर लेना है। और हमने यहाँ पर अनुवासन का प्रयोग किया और नीचे जो लिखा हुआ है उसकी निरू बस्ती बनाई, उसका काढ़ा बनाया। तो निरू बस्ती शाम को, अनुवासन बस्ती सुबह, बस इतना ही किया और फर्स्ट बस्ती में ही एक्सपेल्शन हो गया। अब पेशेंट का डीएनसी बच गया, हाई रिस्क कंसेंट बच गया। तो फिजिशियन चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा। सिद्धांत क्या है, आरपीओसी बस्ती से निकाल दिया भाई, कैसे? तो दिस इज श्लोक फ्रॉम, कहां से आया है श्लोक? हाँ, ये आया है जब डिलीवरी होने के बाद में अपरापातन नहीं होता हो। कहां है, सारी स्थान में, क्या इसका इंडिकेशन कहां है? डिलीवरी हो गई है लेकिन अपरा मतलब प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, तो वहां पर ये आया है। अब आरपीओसी क्या है, अपरा ही है ना, बस वो सिद्धांत को पकड़ा। अब अपरा निकला क्यों नहीं, कंप्लीटली इवैक्यूएशन क्यों नहीं हुआ? दिस इज कॉल्ड संग संप्राप्ति। क्या है ये? संप्राप्ति के टाइप बताओ। कोई एक हाँ, ये बच्ची बताइए। हाँ बिटिया, हाँ वो ठीक है। संप्राप्ति के
अति प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति, संग, अति प्रवृत्ति, विमार्गमन, सिरा ग्रंथि और संग। राइट, देखो रिवीजन भी हो रहा है पूरा यूजी वाला यहाँ पर। तो यहाँ बेटा, तो ये कौन सी संप्राप्ति है? संग संप्राप्ति। तो संग में क्या होता है, जैसे गर्भ संग हो जाता है, क्या होता है, गर्भ जो है डिलीवरी के टाइम पर क्राउनिंग नहीं होती। क्राउन, हेड क्राउन होता है ना, फिक्स हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन वो हेड फ्लोट हो रहा है, फीटस फ्लोट हो रहा है, लेकिन क्राउनिंग नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? संग संप्राप्ति। और उसका भी LSCS को 90% केसेस में हम बचा सकते हैं, उसकी चिकित्सा फिर कभी। तो ये अपरापातन का रेफरेंस हमने उठाया और वहां पर इसकी बस्ती की। दिस इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ संहिता। तो RPOC को ऐसे हमने ठीक कर लिया और पेशेंट एकदम बढ़िया DNC से बचा लिया। पेशेंट को हाई रिस्क थी जो, ठीक हो गई पेशेंट। अब बताओ कितना इजी था। लेकिन ये करेगा कौन? हम करते क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज ए लैक ऑफ विजन कि अरे ये तो DNC तो करनी पड़ेगी। तो जब मैं बताता हूं कि पहली बार जब मेरे पास कई सालों पहले एक केस आया, तो उसमें मेरे पास भी ऐसे ही आया कि सर RPOC है। मेरे एक मित्र थे, उनका ही केस आया, उनकी वाइफ का, और सेम हैपनिंग जैसी होती है। बोले लेकिन DNC, तो मैंने कहा DNC करा ले। बोले लेकिन DNC नहीं कराना है। तो मैंने DNC नहीं कराना है तो तू कुछ कर। तो मैं क्या करूं यार, मेरे को नहीं पता इसमें क्या करना है। बोले नहीं मुझे विश्वास है तू कुछ कर लेगा, मैं DNC नहीं कराऊंगा। मैंने कहा रुक जा 10 मिनट दे मुझे। मैंने फट से अष्टांग हृदय खोली, शारीरिक स्थान निकाला और ये श्लोक अपने को पता था, पढ़ा, रिलेशन किया। मैंने कहा बन गया काम। मैंने बताया ये मेडिसिन ले, फटाक से इसका तेल सिद्ध कर। ये सब ऑन द स्पॉट हो रहा है, नो रेडी प्रिपरेशंस। फटाफट तेल सिद्ध करवाया और पेशेंट को बस्ती लगा दी, ब्लीडिंग बंद हो गई, क्लॉट निकल गया और उसका भी स्कैन करवाया हमने रिपीट। और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं कि जो स्कैन करवाने के लिए जिसके पास दोबारा भेजा था उसी डायग्नोस्टिक सेंटर पर, वो डॉक्टर ने डिनाई कर दिया कि हम नहीं लिख सकते, तुमने DNC तो कराया नहीं है। हम कैसे लगे कि यहाँ नहीं लिख रहा है। मैंने कहा यार चूक गए, फिर मैं क्या दूसरी जगह करा लेते। अब बोले यार काम तो हो गया ना यार, छोड़ क्यों वहीं करना है, मैं इसे जान दे। फिर एक और केस आया, फिर उसके बाद से हम केस करते चले गए और ये उसके एविडेंसेस क्रिएट कर दिए। फिर हमने ऐसे एक केस आया हमारे पास फर्स्ट टाइम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझते हो यूजी वालों? हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? पीछे वाले नहीं बोल रहे, पीछे वालों। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? हाँ, ग्रेट ग्रेट। तो यहां पर अभी केस आया, अगेन मैंने कहा यार इसमें तो करवा लो ऑपरेट। तो ऑपरेट इसमें जो है ना वो साधारण नहीं होता, इसमें क्या होता है ट्यूबेक्टोमी हो जाती है। तो ट्यूबेक्टोमी हो गई और वो भी ऐसे पेशेंट जो कंसीव नहीं हो रहे हो, एक बार हुए हो और एक्टोपिक हो गया हो तो उसका 50% चांस और चला गया, फिर IVF के लिए ज्यादा बढ़ जाएगा पेशेंट। तो मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तो जीवन में कभी पहला केस दूसरा केस आपसे छूट जाए, ठीक नहीं हो, आप फेल हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका प्रयास करना है कि अगला केस जब आएगा तो उसकी तैयारी हमारे पास होनी चाहिए। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सिंपल था, कितना इजी है देखिए आप कि गर्भपातन ही तो कराना है। तो गर्भपातन वाली जो दवा है वो दे दो, वही एक्टोपिक प्रेगनेंसी में काम करती है। अभी गर्भ यूटेरस की जगह कहां पर पल रहा है? फैलोपियन ट्यूब में, है ना। उसमें हार्ट रेट है, पल्सेशन है और वो इनलार्ज होगा। और सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो क्या है कि मे बी फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो सकती है। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस फीटस को, कंसेप्शन प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, डेड करना है। तो डेड करने के लिए क्या करना है,
गर्भपात वाली दवा देनी है। गर्भपात वाली दवा कौन सी है? रज प्रवर्तनीय वटी, सिंपल। अब दूसरा कि ये गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब में जाके कंसेप्शन वहां पर क्यों जाके फर्टिलाइज हुआ, ये गर्भाशय में क्यों नहीं हुआ? बराबर है, फैलोपियन ट्यूब में कैसे फर्टिलाइज हो गया, गर्भाशय में क्यों नहीं हुआ? तो सिंपल, अगेन संग संप्राप्ति। तो वायु का जब जब संग होगा तब तब ऐसे ही काम होंगे, चाहे वो गर्भ संग हो, चाहे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, चाहे वो आरपीओसी हो। इज इट क्लियर? तो फिर वहां पर दशमूलक्वाथ दे दिया, रज प्रवर्तनीय वटी दे दी, फीटल जो है डेड हो गया, मतलब कंसेप्शन प्रोडक्ट था वो डेड हो गया। अब सबसे पहले क्या हो गया, हम रिलैक्स हो गए। अब क्या नहीं होगा, रप्चर नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर जो डराता है वो सिर्फ इसीलिए डराता है कि अगर रप्चर हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और फिर पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और पेशेंट को बहुत गंभीर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दिस इज द थ्रेट। सिंपल था, उसको डेथ कर दिया। अब बड़ी मजेदार बात की, यदि वहां पर जो कंसेप्शन है उसको निकालें कैसे हम? तो आपको बड़ी मजेदार बात बताओ कि ऑलमोस्ट रीएब्जॉर्प्शन अपने आप हो जाता है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। हमारी बॉडी बहुत चतुर है, बहुत क्लेवर है और वो अपने आप उस प्रोडक्ट को रीएब्जॉर्ब कर देती है, बस आपको थोड़ा सपोर्ट देना है। और ऐसा फिर हमने कई सारे केसेस में कर दिया और सबकी एक एक ट्यूब बचा ली और रीअब्जॉर्ब हुआ तो वहां पर कोई स्कार भी नहीं है, स्कार नहीं है तो वहां पर कोई ब्लॉकेज नहीं है। अब 100% चांसेस है कंसीव होने के पेशेंट के, और अगेन कंसीव हो जाती है पेशेंट, क्योंकि जिनको भी एक्टोपिक हुआ है, खासकर ऐसे पेशेंट्स में ज्यादा हमें प्रीसियसली देखना पड़ता है, क्योंकि इनको 5 साल से 7 साल से कंसीव नहीं हो रहा है और हमने कंसीव कराने के लिए ट्रीटमेंट किया और उसका क्या हो गया, एक्टोपिक हो गया, तो यहाँ पर और ज्यादा समस्या आ जाती है, तो उसको बचाना आवश्यक है। तो अगेन रज प्रवर्तनीय वटी, दशमूलक्वाथ, आपका ट्रीटमेंट तैयार हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको सीखना है। मैं तुरंत सब कुछ बताते जा रहा हूँ। होपफुली मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको कि संग संप्राप्ति क्या होती है। मैं पढ़ी तो थी बोले सर, लेकिन संग देखा नहीं कभी, तो ये संग दिखा रहा हूं आपको मैं। इज इट क्लियर? तो बहुत सिंपल था। अब रज प्रवर्तनीय वटी में गाजर के बीज, मूली के बीज जैसे योग है, वो बहुत अच्छी टैबलेट आती है, वो आप दे दो। वो सारे जो है क्या है, गर्भ पातन वाली दवा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिन लोगों को, महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते, इरेगुलर पीरियड्स, एक और संग संप्राप्ति का उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज संग संप्राप्ति बोले सर महीने 2 महीने में पीरियड आ जाते हैं, 3 महीने में। जब इनिशिएशंस ऑफ ब्लीडिंग हो गया है लेकिन कंप्लीटली ब्लीडिंग नहीं होती पेशेंट को, एक दिन होके स्पॉटिंग होके चली जाती है, एक दिन ही होती है, खुल के ब्लीडिंग नहीं होती है, उस स्थिति में वहां आपको रज प्रवर्तनीय वटी देनी है। तब देखो आपको कितना अच्छा काम करेगा। तब वहां पर वो गर्भाशय शोधन करेगी और पेशेंट को फिर आप पीरियड आने, अगले बार से क्या करेंगे, पीरियड आने के 10 दिन पहले, जो भी उसकी एक्सपेक्टेड डेट है पीरियड आने की, उसके 10 दिन पहले रज प्रवर्तनीय वटी देना है आपको। ऐसे 3 से 6 साइकिल आप कर दो तो पेशेंट्स के पीरियड्स आने लगेंगे, रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन जिनको संग संप्राप्ति है उनमें ये दवाई काम नहीं करती, उसमें सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं होता, वहां पर बस्ती चिकित्सा की हेल्प लेनी पड़ती है और उसको बोलते हैं रजोरोध बस्ती। रजोरोध बस्ती, इसमें क्या है, नारायण तेल 30 ml, एरंड तेल 15 ml और सेंधव लवण 5 ग्राम, पानी अथवा दशमूलक्वाथ, उसके साथ में ब्लेंड करके ये सा स्नेह निरूबस्ती, इसको क्या बोलते हैं, सा स्नेह निरूबस्ती, इसको हफ्ते में 1 बार करना है, 1 in a week, हफ्ते में 1 बार। और मोस्टली 6 या 8 बार होने के बाद पीरियड्स पेशेंट के रेगुलर होने लगते हैं और ये आपको 6 या 8 बार करनी, मतलब 2 महीने तक करनी होगी, लेकिन 1 in a week।
साथ में जो मेडिसिन आपको लगती हो वो आप दे सकते हैं एज पर द संप्राप्ति, जो भी उसकी संप्राप्ति दिख रही हो आपको। क्षयात्मक है, पांडु है, तो वहां पे रसायन योगराज या ताप्यादि लोग का प्रयोग कर लीजिए। ताप्यादि लोग है तो एक एक गोली से काम नहीं चलेगा, एक एक ग्राम की मात्रा जानी चाहिए कम से कम, एक एक ग्राम, तब उससे कुछ फायदा होता है। 250 mg में कुछ होता नहीं। दूसरा, पीसीओडी है तो नष्ट पुष्पांतक रस दे दो, दशमूलक दे दो, लेकिन बिना बस्ती के पेशेंट रिकवर नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। ये जब तक हम संप्राप्ति एग्जैक्ट समझना शुरू नहीं करेंगे तब तक हमें सक्सेस मिलना शुरू नहीं होगी, क्योंकि हमको लगता है अरे रक्तवर्ती से हो जाए, रक्तवर्ती से हुआ नहीं तो फिर हम क्या बोलते हैं, अरे बेकार। 2 पेशेंट में दिया, कुछ नहीं भाई, होगा भी नहीं, क्योंकि तुम गलत जगह पर नॉक कर रहे हो, गलत चाबी से ताला खोल रहे हो तो नहीं खुलेगा। और कौन सी चाबी लगानी है आपको अपने गुरु से पूछना पड़ेगा। शास्त्र में तो सब लिखा है, संहिता में तो सब लिखा है, लेकिन हाउ टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, हाउ टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, इसके लिए आपको एक आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। वो कहीं पर भी जाके ढूंढ लो, आप पूरे भारत में बहुत सारे वैद्य सिखा रहे हैं। जैसे मैंने शारीर स्थान से आपको दिखाया आरपीओसी में कैसे अप्रोच की, जैसे हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कैसे अप्रोच की, जैसे सेरेब्रल हेमरेज में हमने कैसे अप्रोच की, जैसे ब्रेन ट्यूबरक्लोमास में हमने कैसे अप्रोच की। कहां से कर रहे हैं हम? है तो शास्त्र का ही ना, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, इन बिटवीन द लाइंस कैसे रीड करना है, ये हमें आ गया है और ये हमें हमारे गुरु जी ने सिखा दिया है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है भूख लग रही होगी आप सभी को, जोरदार चूहे दौड़ रहे होंगे, तो बढ़िया सा आप लोग भोजन लीजिए और भोजन के बाद फिर मिलते हैं, तो फिर हम बात करेंगे। हाँ अभी ले लें, ओके, प्लीज सिट, प्लीज सिट, प्लीज सिट। क्वेश्चन आंसर सेशन फटाफट निपटा लेते हैं क्योंकि वो रह जाएगा फिर। अभी उन्होंने बताया है 20 मिनट है खाने में, तब तक आप क्वेश्चन आंसर सेशन प्रयोग करना है तो कितने दिन का करना है? करंट तेल का प्रयोग कर रहे आपने? नहीं, एक्सोनल न्यूरोपैथी में पक्षाघात, एरंट तेल का प्रयोग पक्षाघात में, सा स्नेहम सा सुवेदनम पक्षाघाते दुब्रेचनम, तो स्नेह विरेचन देना है हमें। तो यहाँ कभी भी इच्छावेदी, अश्वतंचुकी रस, ऐसा भी कोई भी तरफ विरेचन के लिए प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वातक व्याधि है और यदि हमने विरेचन से तीव्र विरेचन करा दिया तो वात अगेन एग्रीवेट होगा और पेशेंट डिटोरिएट कर जाएगा। इसलिए स्नेह विरेचन दे रहे हैं और स्नेह विरेचन में श्रेष्ठ क्या है, एरंट तेल, तो 30 ml। कितने दिन के? 3 दिन, और फिर आप अकॉर्डिंग टू अवस्था, अकॉर्डिंग टू दोष, वात कितना कम है ज्यादा है उसके हिसाब से करना है, लेकिन 3 दिन तो देंगे। और एक आपने वो योगेंद्र रस का कहा था कि बनावा लेना है, तो वो कितने टाइम के लिए? हाँ, अभी देखो कैसा है कि कितने टाइम तक कोई मेडिसिन देनी है, ये आपने मेडिसिन दी क्यों, पहले ये सोचना पड़ेगा। तो सर आपने बताई इसलिए दी नहीं, इसलिए दी क्योंकि वहां पर दोष हमने देखा है और उस दोष को कम करने के लिए हमने औषधि दी। और जैसे जैसे दोष कैसे देखा है हमने, लक्षण के आधार पर, जैसे जैसे लक्षणों में कमी आती जाएगी वैसे वैसे औषधि की मात्रा को कम कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो जैसे हमने अभी दिया और पेशेंट अनकॉन्शियस है, हमने योगेंद्र 1 अवरली दिया, पेशेंट 2 दिन में कॉन्शियस हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 अवरली कर देंगे। अब पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो गया, बंद कर देंगे। या योगेंद्र 1 ग्राम 1 महीने के लिए पूरा सूक्ष्म करके दे देंगे, मतलब 1 ग्राम फॉर 30 डेज।